हाँ तो फ्रेंड्स, तो अभी हमने आपको सारा प्रोसीजर बताया। जिसके अंदर शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री, CGM एंड EGM। अब ये ईयर 2014 के अंदर, जो आज हमारा ईयर चल रहा है 2014, इसके अंदर ये शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री, CGM, EG, ये सब आइस गेट .gov.in जो साइट है कस्टम डिपार्टमेंट की, इस पर फाइल किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। उसके लिए भी इन्होंने RAS सॉफ्टवेयर बनाया है डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर से, या आप अपने सॉफ्टवेयर से या ओन सॉफ्टवेयर से के थ्रू ये सब कुछ फाइल हो सकता है। शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, CGM एंड EGM एंड IGM और IR, इंपोर्ट रिपोर्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एंट्री, CGM, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किए जा सकते हैं। ओके। और जैसा कि लॉ के अंदर प्रोविजंस है, तो ये हम आपको सिस्टम बताया। अदरवाइज जो जनरल प्रोसीजर है मैनुअल फाइलिंग का, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये जो IGM है, और IR है, जैसा कि आपको IGM फाइल करनी होती है इन द केस ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, और IR इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करनी होती है। IGM इन द केस ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, एंड इंपोर्ट रिपोर्ट इन द केस ऑफ व्हीकल्स। ये दोनों फाइल करनी होती हैं, जैसा आपको बताया, बिफोर अराइवल, जनरली बिफोर अराइवल। और ये इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करनी होती है विद इन 12 आवर्स, विद इन 12 आफ्टर अराइवल। ओके। इसमें बताया जाता है हु, वेयर, व्हेन, व्हाट। कौन इंचार्ज है, कौन लाया, कहां से लाया और कहां जाना है। कौन लाया, कहां से लाया और कहां जाना है, कब लाया और क्या लाया। ओके। क्या लाया में जो कार्गो की डिक्लेरेशन होती है, इसके अंदर एक होता है आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव्स, गोल्ड,
सिल्वर, जो भी स्मगलिंग वाले आइटम्स होते हैं उनकी डिटेल्स, अदर गुड्स की। ये होता है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देना होता है स्टोर्स। स्टोर्स क्या होता है? जैसे आपकी कार के अंदर स्टेपनी, टूल बॉक्स होता है, इसी तरह स्टोर्स के अंदर फ्यूल्स, स्पेयर पार्ट्स और जो भी नेसेसिटी की चीजें होती हैं, नेसेसिटी फॉर रनिंग शिप और वेसल, है ना, फॉर वेसल। ओके, तो इसकी सेकंड पार्ट में स्टोर की लिस्ट होती है। या आप इसको फर्स्ट पार्ट कह लीजिए, इसको सेकंड कह लीजिए, ये थर्ड कह लीजिए। फोर्थ पार्ट में जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उन सब की भी डिटेल देनी होती है। कुल मिला के आपको ये समझना है कि वेसल पर इंपोर्ट होते समय एक सुई भी होगी, एक एक चीज का हिसाब इस आईजीएम या आईआर के अंदर देना है। व्हीकल्स के केस में 12 आवर्स आफ्टर अराइवल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के केस में एडवांस, जनरली बिफोर अराइवल। ओके, यानी ये हाँ जी, तो ये आपने समझा कि ये देना होता है। ओके, और इस आईजीएम के बाद ही बिल ऑफ एंट्री दिया जाता है, और इस आईजीएम के बाद ही जनरली बिल ऑफ एंट्री आफ्टर आईजीएम और आईआर। हाँ जी, और ये जो गुड्स होता है इसको भी अलग अलग तरीके से देना होता है। कितना जिस पोर्ट पे जा रहा है उसमें कितना लैंड पे उतारना है, कितना ट्रांसशिपमेंट के लिए है और कितना ट्रांजिट के लिए है। ये सारी चीजें देनी होती हैं, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ट्रांजिट का मतलब यदि सेम वेसल से गुड्स आगे जा रहा है, ट्रांसशिपमेंट के अंदर ट्रांसशिपमेंट होता है अगर अनलोड होकर दूसरे वेसल में लोड हो रहा है। ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि जिस तरह हम मेट्रो स्टेशन पे चढ़ते हैं, एक ट्रेन में चढ़ते हैं और उस ट्रेन के बाद में दूसरी ट्रेन बदलते हैं, तो हमारे को कार्ड स्वैप केवल वहीं करना पड़ता है जहां से हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं। इसी तरह यदि गुड्स जब तक बैरियर से बाहर नहीं निकलता है, कस्टम बैरियर से, तब तक उस पर ड्यूटी नहीं लगती है, तब तक बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है, चाहे वो ट्रांसशिपमेंट हो चाहे वो ट्रांजिट हो, है ना, और या फिर वेयर हाउस में हो। गुड्स केवल जब उस बैरियर से बाहर निकलना तभी ड्यूटी लगती है। ओके, तो वो सब चीजें हम अभी आपको बताते हैं। तो ये जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज
बिल ऑफ एंट्री आफ्टर आईजीएम लगती है, लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कमिश्नर में अलाउ बिल ऑफ एंट्री बिफोर आईजीएम, लेकिन बिफोर कितना, मैक्सिमम 30 days बिफोर एक्सपेक्टेड अराइवल। कभी बहुत अर्जेंसी है और लगता है आईजीएम फाइल करेंगे, देर होगी और बिल ऑफ एंट्री, तो कमिश्नर में अलाउ एडवांस बिल ऑफ एंट्री बिफोर आईजीएम, अदरवाइज हमेशा बिल ऑफ एंट्री आफ्टर आईजीएम और आईआर के बाद ही फाइल होगी। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ जी। अब हम आते हैं आपके कस्टोडियन के बारे में, डैमरेज के बारे में। जो माल पड़ा हुआ है उसका कैसे होगा, क्या होगा। ये जो कस्टोडियन है, ये जो कस्टोडियन है, इसके पास जो गुड्स पड़ा है, तो ये जो गुड्स है, यदि ये नॉर्मल गुड्स है तो 3 days के बाद में, 3 days के बाद में यहाँ डैमरेज लग सकता है और फाइन लग सकता है, और 30 days के बाद में कस्टोडियन गुड्स को सोल्ड कर सकता है। ये सब बताता है सेक्शन 48। ठीक है, यदि आपका गुड्स आ गया 3 दिन के अंदर, या तो आप 3 दिन के अंदर या तो आप जो है उसको होम कंजम्पशन के लिए उठा लीजिए, या आप उसका ट्रांसशिपमेंट कर लीजिए, दूसरे शिप में लदवा दीजिए, या फिर वेयर हाउसिंग करा दीजिए। यदि ट्रांसशिपमेंट में भी देर लगती है तो पहले वेयर हाउसिंग करा दीजिए, उसके बाद ट्रांसशिपमेंट करा दीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के 3 दिन के अंदर अब करना है, अदरवाइज डैमेज और फाइन लग सकता है पर डे के हिसाब से, जो भी रेट हो, और उसके बाद में गुड्स सोल्ड किया जा सकता है। हाँ जी, तो अदरवाइज ये गुड्स सोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो 30 days का टाइम है, दिस इज ओनली फॉर नॉर्मल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स के लिए, पेरिसेबल गुड्स यानी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, अंडे हैं, दूध है, एनी टाइम। लेकिन गुड जो सोल्ड किया जाएगा, तो चाहे वो यदि पेरिसेबल हो सकता है, और हमारा ये गुड्स हो सकता है ऑर्डिनेंस, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव एंड जनरल गुड्स। तो पेरिसेबल गुड्स जब भी बेचेगा तो नोटिस टू द इंपोर्टर को नोटिस देके बेचेगा, और परमिशन होगी, परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर,
यहां पे ऑर्डिनेंस में जो भी होगा, नोटिस टू द इंपोर्टर एंड परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उसके हिसाब से इसको डिस्पोज किया जा सकता है। और इस जनरल गुड्स के अंदर भी नोटिस टू इंपोर्टर एंड प्रॉपर ऑफिसर। तो यदि आप गुड्स जो आपने इंपोर्ट किया है तो उसको आप उठा लीजिए, अदरवाइज वो गुड्स आपका क्या होगा, गुड्स कैन बी सोल्ड बाय द गुड्स कैन बी सोल्ड बाय द कस्टोडियन। क्योंकि ये जो कस्टोडियन है, ये जो कस्टोडियन है, इस कस्टोडियन की, इससे पहले मैं आपको बताता हूं, ये तो आपका हो गया सेक्शन 48। कस्टोडियन की सेक्शन 45 के अंदर ड्यूटी है, ड्यूटी टू कीप गुड्स, responsibility to keep records and liability to give duty or like to give or compensate for loss of duty due to the pilferage। इसलिए क्या है कि पिल्फरेज, ये जो कस्टोडियन है उसको गुड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सही तरह से रखना, उसका रिकॉर्ड्स रखना, और पिल्फरेज ना हो पाए। क्योंकि पिल्फरेज यदि होगी तो क्या होगा, यदि पिल्फरेज होगी तो उसका पैसा कटेगा, उसको लॉस कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, ये बात समझ में आती है? तो आप इसको क्लियर? तो ये आपने कुछ कुछ कंसेप्ट समझे। कुछ एक चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। ये जो ड्यूटी लगती है, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी का जो फार्मूला है, डेट इज एसेसेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी into rate of exchange। तो आपको जो समझने वाली बात, ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये रेट ऑफ एक्सचेंज आरबीआई का नहीं लगता है, बल्कि जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीएसई अपना रेट नोटिफाई या डिक्लेयर करती है।
ठीक है। और ये रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा कब, कौन सी रेट का लगेगा, ये रेट ऑफ डेट लगेगा जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज फाइल किया है, जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज फाइल किया अंडर सेक्शन 46, यानी चाहे वो होम कंजम्पशन के लिए फाइल किया हो या वेयर हाउसिंग के लिए फाइल किया हो, दोनों ही केस में रेट ऑफ एक्सचेंज उस दिन का नहीं लगेगा। जैसे मान लो आपका माल आया 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को माल आया, 30 फरवरी 2014 को माल आया और हमने इस 30 तो होता ही नहीं, फरवरी 20 फरवरी 2014 को माल आया और हमने मान लो 20 अगस्त 2014 तक इसको वेयर हाउस में रखा और फाइनल बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री एक दो तरह से फाइल होती है, एक बिल ऑफ एंट्री अंडर 46 व्हाइट और येलो, एक होती है व्हाइट होती है होम कंजम्पशन के लिए और येलो होती है वेयर हाउस के लिए। तो जिस डेट को ये बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई, येलो वाले में बाद में जो ग्रीन फाइल की जाएगी एसेसेबल वैल्यू और रेट ऑफ ड्यूटी तो ली जाएगी अंडर सेक्शन 46 एंड अंडर सेक्शन 68, यानी होम कंजम्पशन वाली डेट की और ये भी होम कंजम्पशन वाली डेट की। लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज ली जाएगी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली डेट की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? ये अंडर सेक्शन 88 जो हरी कॉपी वाला बताया, यानी जो वेयर हाउस टू होम कंजम्पशन जब होता है, यानी कुल मिला के आप ये समझिए ये एसेसेबल वैल्यू और रेट ऑफ ड्यूटी ये लोडिंग के टाइम की होती है, लोडिंग के टाइम की, और बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एंट्री के टाइम का होता है रेट ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना है इंपोर्ट ड्यूटी की कैलकुलेशन के लिए। समझ में आया? ठीक है। यानी ये ऑर्डर ऑफ लोडिंग। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज लैंग्वेज ये वाली लिखी हुई है। अब इसी तरह हमें देखना है यदि ये एक्सपोर्ट ड्यूटी होती, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती तब क्या होता? तो एक्सपोर्ट ड्यूटी के केस में भी फार्मूला सेम है, एसेसेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी, और उस केस के अंदर भी इवन एक्सपोर्ट केस में भी सेम रेट लगेगा। ऑर्डर ऑफ लोडिंग के जिस दिन ऑर्डर फॉर लोडिंग ऑफ एक्सपोर्ट दिया गया उस डेट की लगेगी एसेसेबल वैल्यू, और जिस दिन बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल फाइल किया गया अंडर सेक्शन 50 उस दिन का लगेगा रेट ऑफ एक्सचेंज, और आरबीआई का नहीं सीबीएसई का लगेगा। तो ये हमने आपको दो चीजें बताई, रेट ऑफ एक्सचेंज, एसेसेबल वैल्यू। तो ये आपको क्या क्या बताया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन। हाँ जी, ये बात समझ में आई। इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन में जिस दिन बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस में और एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेंगे उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा, और वो भी आरबीआई वाला ना लग के सीबीआईसी वाला, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो अपना टाइम टू टाइम निकालता है
वो वाला रेट लगेगा, और एसेसेबल वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी ऑर्डर फॉर लोडिंग, जिस दिन एक्सपोर्ट का है, और उस केस में भी जिस दिन रिलीज का ऑर्डर मिलेगा, क्लियरेंस ऑर्डर, इसमें लोडिंग का ऑर्डर कहते हैं, उसमें क्लियरेंस का ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर ऑफ लोडिंग इन द केस ऑफ द एक्सपोर्ट, और इन द केस ऑफ इंपोर्ट में ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर नॉट वेयर हाउसिंग, ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ओके। और इसमें बिल ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये बात समझ में आती है? हाँ जी। अब हमने अभी तक आपको बताया था आईजीएम के बारे में, हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि आईजीएम आपको फाइल करना है बिफोर अराइवल। तो आईजीएम फाइल करना है बिफोर अराइवल ऑफ शिप, यानी ऑफ वेसल ऑब्लिक एयरक्राफ्ट, और आईआर फाइल करना है विद इन 12 आवर्स, ठीक है, आफ्टर अराइवल बाई व्हीकल है, बाई व्हीकल। बिलेटेड, यदि हमने टाइम से फाइल नहीं किया तो बिलेटेड कैन बी फाइल, तो उसमें ₹50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, बट नो पेनल्टी if officer satisfied with reasonable cause। यदि कोई रीजनेबल कॉज था जो वो सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी पेनल्टी बच सकती है, अदरवाइज आपकी 50,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। ओके, ये बात आपको समझ में आती है? हाँ। अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको वो जो कंसेप्ट अभी बताया था ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट का, वो जरा मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। ये समझिए, ये इंडिया है, ये बड़ौदा का पोर्ट है, ये मान लो अहमदाबाद का है, ये आप समझ लीजिए कोलकाता का है। ओके, ये हमारा जो वेसल है, मान लो ये वेसल सबसे पहले बड़ौदा आता है, और बड़ौदा में रुक के बड़ौदा से होते हुए ये अहमदाबाद जाता है, और अहमदाबाद से होते हुए उसके बाद ये कलकत्ता जाता है, या बड़ौदा से होते हुए ये श्रीलंका चला जाता है। तो यदि ये वेसल सेम है तो सेम वेसल को ये कहते हैं, ये जो सारा जो है इसको कहते हैं ट्रांजिट, इसको कहते हैं ट्रांजिट। लेकिन अगर ये वेसल यहां पर अनलोड हो जाता है,
फुली और पार्टली, और वहां से फिर एक दूसरा बड़ा वाला इसके अंदर, ये था बिया और ये है एल आर लार्ज, इसके अंदर अनलोड होके फिर वो बड़ौदा, अहमदाबाद, कलकत्ता, श्रीलंका जाता है। तो जब ये शिप बदलता है तो उसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है। तो जिस तरह हम मेट्रो में बेटे चलते हैं, और मेट्रो में कार्ड में जैसे हमने एंटर किया, और एंटर करने के बाद एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन, तीसरी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे को कोई चार्ज नहीं लगता। कोई चार्ज कब लगता है? चार्ज हमारा लेवी तब कब होता है? जब हम स्टेशन से उतरते हैं। तो ये जो गुड्स है, ये जब तक बड़ौदा के यदि इस पर उतरा, जो होम कंजम्पशन के लिए जो बैरियर बना हुआ है, इस बैरियर से, कस्टम बैरियर से जब तक माल बाहर नहीं जाता, चाहे वेयर हाउस में भी रखा रहता है या यहाँ पे अनलोड भी हो जाता है, उस पर भी ड्यूटी नहीं लगती। ड्यूटी कब लगती है? जब वो कस्टम से बाहर निकलता है, चाहे बड़ौदा निकले। मान लो इसमें 1000 टन कोई आइटम आया, 10 टन बड़ौदा निकला, 100 टन यहाँ निकला, 200 टन कलकत्ता, और बाकी 100, 400, 500, 700, 300 श्रीलंका। तो 100 पे ड्यूटी कहाँ लगेगी? बड़ौदा में। 400 पे अहमदाबाद में, 200 पे कलकत्ता में। जितना वहां पर क्लियर होगा होम कंजम्पशन के लिए, उस पर ड्यूटी लगेगी। यदि ये लोड हुआ, अनलोड हुआ, या शिप बदला गया, यानी चाहे ट्रांजिट हो या ट्रांसशिपमेंट हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। या यहां पर यदि मान लो 0 उतरा, तो 0 पे 0 ड्यूटी, नो ड्यूटी। ड्यूटी लगने के लिए होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होना जरूरी है। पोर्ट पर माल, चाहे जहाज यूं की त्यों चला गया, या जहाज बदला गया, माल अनलोड हुआ, फिर दूसरे शिप में गया, दूसरे वेसल में गया, तब भी ड्यूटी नहीं लगेगी। समझ में आया? तो ड्यूटी विल बी लेविड ओनली फॉर सच गुड्स which are cleared for home consumption। उतने ही गुड्स पर ड्यूटी लगेगी जो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हुआ है, अदरवाइज ड्यूटी नहीं लगेगी। ओके, ये बात समझ में आती है कि ड्यूटी केवल उतने पोर्शन पे लगेगी जो क्लियर हुआ। ये जो ट्रांजिट है या ट्रांसशिपमेंट है, पोर्ट पर आने से कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ड्यूटी तब लगेगी जब वो पोर्ट से क्लियर होता है। ठीक है, तो बेटे समझिए, सेम कन्वेंस है, सेम कन्वेंस है, तो उसको ट्रांजिट कहते हैं। डिफरेंट कन्वेंस है तो उसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। दोनों केस में केवल only if some goods are clear for home consumption, only then duty will be levied।
हाँ जी, बात समझ में आती है। ड्यूटी केवल उतने पर ही लगेगी, ठीक है, जो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हुआ है, और किसी चीज पर ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हमने अभी तक आपको कराया, कुछ कुछ समझ में आया। हाँ जी, तो अभी आपको जो कराए कुछ सेक्शंस, तो उनका एक क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं, जिससे कि हमें कुछ कुछ सेक्शंस तो हमने कौन कौन से सेक्शन बताए आपको। सेक्शन 29 कि नॉट टू लैंड एनी पोर्ट और प्लेस अदर देन notified, and if किसी एक्सीडेंट या सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म कस्टम ऑफिसर, एंड इफ नॉट पॉसिबल देन पुलिस ऑफिसर। ओके, सेक्शन 30 के अंदर हमने आपको क्या बताया। सेक्शन 30 के बताया आईजीएम एंड आईआर कब क्या कहां से आ रहे हैं, ये सब बताना है। सेक्शन 31 के अंदर हमें अप्लाई और गेट ऑर्डर और अप्रूवल फॉर अनलोडिंग, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ बर्थ। बर्थ जो होती है जगह, बर्थ का मतलब कहाँ अनलोड करना है, कहाँ अनलोड करना है। थर्टी टू के अंदर सेम गुड शुड बी सेम एच आईजीएम। आईजीएम से जो आईजीएम में कहा है वही होना चाहिए। 32 में इसी प्लेस पे ओनली स्पेस अनलोड, ओनली स्पेसिफाइड प्लेस। थर्टी फोर में अनलोड अंडर सुपरविजन ऑफ स्पेसिफाइड ऑफिसर। हाँ जी, बात समझ में आती है। कब क्या, और इसके साथ साथ इसमें क्या है, टाइम लिमिट, बिफोर अराइवल आईजीएम के केस में, आईआर में विद इन 12 आवर्स। हाँ जी, ओके, तो ये हमने कुछ सेट आपको बताया। उसके बाद हमने कुछ सेक्शंस आपको बताए। सेक्शन 45, 46 एंड
47 एंड 48 कस्टोडियन की पावर एंड राइट, कस्टोडियन की DLR ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी। 48 में सेल बाई कस्टोडियन, सेल एंड डैमरेज। 46 में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फॉर वेयर हाउसिंग। 46 में ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन। हाँ जी, ये सारी बातें हमने आपको बताई, आपको ध्यान आ रही हैं? ये सारे सेक्शंस आपको, पूरे सेक्शंस, ये जैसे ही आप क्लासेस करेंगे बिल्कुल आपके टिप्स हो जाएंगे। इस सेक्शंस की आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस मेरे साथ चलते जाएं, समझते जाएं, आपको सेक्शंस क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आपके सामने पिक्चर आप महसूस करेंगे कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको करना क्या है, आप चलते जाइए, ठीक है? क्लियर? तो इसको याद करना है। कैसे याद करोगे? जहां जाना है वहीं जाना है, जाने से पहले बताना है, बताने से पहले जगह पूछनी है, जगह पूछने से पहले जो सामान आया हो वो बताना है, उसी जगह पे करना है और ऑफिसर्स के सामने करना है। ओके? इसके अलावा हमने बताया आपको सेक्शन 59, 60, 68 और 73। 59 में हमने बताया कि यदि आप वेयर हाउसिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको डबल का बॉन्ड देना पड़ेगा। डबल कितना? जो भी रफ एस्टीमेट का डबल, रफ एस्टीमेट ऑफ ड्यूटी का डबल, डबल ऑफ रफ एस्टीमेट ऑफ ड्यूटी। 60 के अंदर ये जो ऑर्डर मिलेगा, क्लियरेंस ऑर्डर, क्लियरेंस ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग। 68 में 2 चीजें थी, क्या क्या? बिल ऑफ एंट्री, हरे रंग वाली बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग टू होम कंजम्पशन, एंड इसी सेक्शन में क्लियरेंस ऑर्डर, क्लियरेंस ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग टू होम कंजम्पशन। और 73 में कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड। हाँ जी, बाकी फिर आपके बाद इस 48 के बाद हम सेक्शन 50 में आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स बताएंगे। हालांकि ये सब प्रोसीजर्स अब 2014 के अंदर, 2014 से अब सब कुछ आइस गेट से हो रहा है, ठीक है? तो आपको ड्यूटी भी ई फाइल करना कंपलसरी है, 1 लाख यदि लास्ट ईयर हो तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? सेक्शन 50 के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स है जो हम आपको बता रहे थे कि आपको, ठीक है? इसके बाद सेक्शन 50 में तो आपको 4 कॉपीज देनी है।
इसकी शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में और व्हीकल्स के केस में, जिसके अंदर आपको सारे कंटेंट्स देने होंगे, नाम, एड्रेस, इनवॉइस, क्वांटिटी, वैल्यू, एवरीथिंग, है ना। जो भी माल ले रहा है यानी कंसाइनीज नेम, गुड्स, कंट्री, क्वांटिटी, रेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ कंटेनर्स, ये सारे देने होंगे। साथ ही आपको देनी होती है डिक्लेरेशन देनी होती है कि ये जो इसके कंटेंट्स हैं ये सारे ठीक है। इसके बेसिस पे यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, इसके बेसिस पे एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड